हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं हाई बी एग्ज़ाम क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम 2019 की जो एसआई सीरीज हुई थी, जो पेपर हुए थे, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, वो इस सीरीज में हम कवर करा रहे हैं। तो आज इसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 ऑलरेडी हम क्लास करा चुके हैं और इस सीरीज़ में हम 2019 के जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हुए हैं, जिनमें भी जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, आपको बेस्ट ट्रिक के माध्यम से, यानी कि अच्छे से अच्छे कंसेप्ट से उस सीरीज़ को हम कवर करा रहे हैं। इसमें आप जो 2021 में जो एसआई एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसमें आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया है। देखो, इस सीरीज़ में हम बेहतर से बेहतर कंसेप्ट, आप ज़रूर वो क्लासेस को देखें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के एसआई 2019 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार से आपकी अप्रोच होती है उन क्वेश्चनों को करने की। तो ये क्वेश्चन, और इसमें हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट दे रहे हैं जो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। तो देखो भाई, ये क्लास का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक लड़का 2 रुपये और 10 रुपये 5 रुपये की लागत वाली 3 अलग अलग प्रकार की कलम खरीदने के लिए जाता है। वह कलम कुल 117 रुपये खर्च करता है। कलमों पर कितने खर्च करता है? 117 रुपये। अगर यह मालूम होता कि उसने हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी हो, यदि उसे मालूम होता कि कम से कम एक कलम खरीदी हो उसने हर तरह की, तो उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या कितनी थी, यानी कि कम से कम कितनी कलम थी कि उनका जो उसके टोटल उसके पास जो रुपए हो गए, उनकी जो कीमत आएगी वो निकल के आएगी कितनी? 117 रुपये। तो भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर मैं आपको वैसे अगर देखो बेसिक बताऊं तो यहाँ से अगर बेसिक आपको मैं कराता हूँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बेसिक से आसानी से जल्दी हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें रणनीति वो रखनी है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, तो हमें रणनीति वो रखनी है जिस रणनीति से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकें और उसका आंसर भी सटीक आए। जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन कर सकें और आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। तो मैं वही आपको रणनीति बताने वाला हूँ, मतलब कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। हमें दिया है कि 2 रुपये और 10 रुपये और 5 रुपये की लागत वाली अलग अलग प्रकार की कलमें हैं। अब यहाँ से 117 रुपये टोटल इनकी कॉस्ट आती है कितनी? 117 रुपये। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लूँ तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा और आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे कि यदि अब भाई हम देखें, यदि 10 रुपये, यानी कि जो 2 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये की लागत वाली यहाँ से क्या है? कलम है अलग अलग प्रकार की। यदि यहाँ से देखो, अगर मेरे पास मैं इसे 10 रुपये की कीमत वाली, जो 10 रुपये की जो कीमत वाली कलम है, इसे यदि मैं मानता हूँ, मान लो मेरे पास कितनी कलम है? 11। मैंने इसे मान के चला, एक प्रकार से मैं इसे मान के चल रहा हूँ कि 11 है, तो 11 × 110। अगर एक कलम का मूल्य 10 रुपये है तो 11 कलमों का मूल्य मैं निकालूंगा, कितना आएगा? 110 रुपये। तो 10 रुपये की जो प्रकार की, जो 10 रुपये में जो खरीदी है, उस प्रकार की कलमों की संख्या मैंने कितनी मानी? 11 मानी। और 11 को मैंने गुणा करा 10 से। 1 रुपये की कीमत कितनी है कलम की? तो 10 है, तो 11 की कितनी हो जाएंगी? 110। मैंने इसलिए माना क्योंकि बाद में मुझे, अगर मैं इसे 11 मानता हूँ, 11 × 110 रुपये तो मेरे पास ये हो गए और 2 रुपये ये बनेंगे, यानी कि इसकी कलम की, इसे भी मानूंगा एक प्रकार की कलम को, यानी कि एक कलम इसकी संख्या जो 2 रुपये की कीमत की, ऐसी 5 रुपये की कलम की संख्या को मैं मानूंगा 1 रुपये, यानी कि एक कलम। जो 5 रुपये की जो कलम हमने खरीदी है, जो कॉस्ट आई है, उसकी भी संख्या कितनी मानूंगा? 1 मानूंगा मैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो 5 और 2 कितना बनेगा? 7। अब मैंने इसे 11 माना, 11 × 110, तो ये जुड़कर कितनी हो जाएगी कॉस्ट? 170 रुपये। तो आसानी से कर सकते थे। अगर मैं इसे 10 रुपये की जो कॉस्ट है उनकी संख्या मैंने मानी 11, तो 11 × 110। अगर 2 रुपये की जिसकी कीमत है कलम की, उसकी संख्या मैंने मानी 1, तो इनकी कीमत कितनी आई? 2 कम 2 रुपये। ऐसे ही हमने 5 रुपये की जो कलम है उनकी संख्या भी मैंने कितनी मानी? 1 और 1 मानी। तो यहाँ से इनकी संख्या कितनी? देखो यहाँ से कितनी बनेंगी? 5 कम 5, यानी कि टोटल जो कॉस्ट आई मेरे पास निकल के, टोटल जो कॉस्ट आएगी वो 110 और 2 12 और 5 17, यानी कि 170 रुपये में टोटल उसने क्या करी है? कॉस्ट करी है, यानी कि उनकी कीमत इतनी 117 रुपये। अब कितनी खरीदी है? टोटल देखो 11 और 1 12 और 1 13, यानी कि टोटल कलम की संख्या कितनी है? 13। टोटल कितनी कलम? 13। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप गैस करके चलें कि मैं ऑप्शन नंबर अगर 2 सेलेक्ट करता, यहाँ से अपने माइंड को देखो ऐसी रणनीति अपनानी जल्दी से जल्दी, मतलब उस क्वेश्चन को तुम सटीक से सटीक आंसर बना पाओ। उसकी कलम को मैंने करा कि इसकी कलम को मैं इतने रुपए बना लूँ कि वो आसानी से वो किसी नंबर में ऐसा हो जाए कि उनकी मल्टीप्लाई करने पर उनकी कॉस्ट कितनी आ जाए 117, जिससे आसानी से क्वेश्चन हो जाए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। फिर आगे चलते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 6500 रुपये की एक राशि को 3 अलग लोगों में इस तरह से साझा किया जाता है, उनकी उस तरह यानी कि 3 लोग हैं उनमें इस प्रकार से बांटा जाता है 6500 रुपये की राशि को पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना, दूसरे व्यक्ति के हिस्से का 3 गुना और तीसरे व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना। आपस में कैसे भी बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा, तीसरे व्यक्ति का निकालना है। अब 6500 रुपये की राशि को बांटा जा रहा है, यानी कि टोटल जो धनराशि दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, 6500 रुपये दे रखी है। अब जब 6500 रुपये धनराशि दे रखी है तो यहाँ से पहले तो मैं देखो पहले व्यक्ति की बात करता हूँ। पहले व्यक्ति को मैं मान लेता हूँ, मान लो पहला व्यक्ति मैंने माना कोई पहला व्यक्ति ए है। अब पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना, पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना यानी कि 4, और दूसरे व्यक्ति के हिस्से का 3 गुना, दूसरे व्यक्ति को मैंने माना बी, इसका कितने गुना है, 3 गुना। देखो अगर मैं इसे करा रहा हूँ आपको एक एक वर्ड में समझा के कराऊंगा तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, नहीं आप बिल्कुल जो मैं आपको कंसेप्ट कराने वाला हूँ आप सेकंडों में इसका आंसर कर सकते हैं। देखो ए का यानी कि फर्स्ट व्यक्ति को मैंने ए माना तो ए का 4 गुना, सेकंड व्यक्ति को मैंने क्या माना बी, तो बी का 3 गुना, ये और इक्वल। अब इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, आपस में कैसे हैं वो बराबर हैं। तीसरे व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना, तीसरे व्यक्ति के हिस्से का कितना है, 2 गुना, आपस में कैसे हैं बराबर, आपस में बराबर हैं। तो अगर मुझे तीनों का रेशियो पता चल जाए कि ए बी सी जो 3 व्यक्ति हैं उनके बीच में जो 6500 रुपये की धनराशि है उसे किस रेशियो में बांटा जा रहा है, अगर मुझे रेशियो मालूम पता चल जाएगा तो मैं आसानी से सेकंडों में उसका आंसर बता सकता हूँ। किसी का भी पूछ ले, चाहे तीसरे व्यक्ति का चाहे पहले का, किसी का भी। तो जब भी आपको ऐसी कोई वैल्यू आ जाए कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, जब भी बराबर हों तो आपको मैं सिंपल बताता हूँ कि इनका रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल होता है। अगर मुझे ए का रेशियो निकालना है तो ए वाले को छुपा लो और बी के साथ जो मल्टीपल में है इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अगर मुझे बी का रेशियो निकालना है तो बी वाले को छुपा लो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अगर सी का निकालना है तो सी वाले को छुपा लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 कितना 12। ये इनका रेशियो आ जाता है, इनका रेशियो आ जाएगा। ये निकल करके इसे मैं थोड़ा स्मॉल भी कर सकता हूँ भाई, 2 से कट कर लें, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। मतलब मैंने क्या करा, 2 से इसे करके डिवाइड कर दिया, थोड़ा आसान बना लिया। और अब इनका ये रेशियो बन के आ गया, जो 6500 रुपये की धनराशि थी 3 4 6 के रेशियो में बांटा जा रहा है। टोटल कितनी हो गई, अगर टोटल धनराशि की हम बात करें, यहाँ से टोटल धनराशि 3 और 7, 4 7 और 6 13 की धनराशि जो इक्वल दे रखी है वो 6500 रुपये दे रखी है। कितनी, 6500 रुपये। जब 6500 दे रखी है तो 1 रुपये की एक की कीमत निकालेंगे तो एक की कीमत कितनी आ जाएगी, एक की कीमत क्या, 13 पंजे 65, कितनी 500। एक की कीमत कितनी आई 500, एक की कीमत 500 है। तो अगर मुझसे किसी का भी पूछता, चाहे तीसरे वाले का पूछता, तो मैं कह देता यहाँ से 1500। एक की कीमत कितनी है 500, तो मैं 500 से गुणा करा देता। अगर मुझसे दूसरे वाले की पूछता तो इसकी 500 से गुणा करा देता, कितनी आ जाती 2000। अगर मुझे तीसरे वाले की पूछिए तो इससे 500 से गुणा करा दूंगा तो कितनी आ जाएगी भी 3000। मुझसे अब कुछ भी पूछ लेता हो तो मैं क्या करता, इसका आंसर आराम से निकाल सकता था जब मुझे रेशियो पता चल जाता है। क्या, 3 व्यक्तियों का या 4 व्यक्तियों का जितने भी बीच में वो धनराशि बांटी जाती है, रेशियो निकालने का एक सरल तरीका होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई 3000, यानी कि किसी पूछिए तीसरे वाले का धनराशि, तीसरे वाले व्यक्ति को कितनी मिलेगी, 3000 रुपये धनराशि मिलेगी। अगर हमसे किसी को भी पूछता तो आसानी से हम निकाल सकते थे। आगे चलते हैं भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक 42 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा।
संख्या को गुणनफल में निकालना है तो भी हम जानते हैं क्या, यदि दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है तो उनका एलसीएम मान लेंगे। माना अगर एक संख्या को मैंने फर्स्ट संख्या को क्या कह दिया, जो मैं संख्या दे रखी है वो दे रखा है इनका रेशियो 2:7, तो मैंने फर्स्ट संख्या को क्या मान लिया 2x मान लिया ऐसे करके, और सेकंड संख्या को क्या मान लिया हमने, सेकंड नंबर को हमने माना कितना 7x। अब मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम होता है कि इनमें जो भी कॉमन है कॉमन, और उसके बाद जो बचा यानी कि x गुणा 2 गुणा 7, यानी कि जो इनका एलसीएम आया कितना आया 14x। अब एलसीएम लघुत्तम समवर्तक इसे ही बोलते हैं एलसीएम। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 42। इसकी जो यहाँ से 14 से कट करेंगे, 14 या कितना 42, तो x का जो मान आया निकल करके और कितना आ गया, x की वैल्यू जो आ गई 3 आ गई। तो मेरे पास संख्या कितनी हो गई, जो फर्स्ट संख्या हो गई 2 गुणा 3 कितनी, 2 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा भाई 6, पहली संख्या 6, और दूसरी संख्या कितनी हो गई 7 गुणा 3, 7 क्या कितनी 7 क्या 21। अब क्या पूछा है, इन दोनों का गुणनफल पूछा है भाई 21 गुणा 6 और 21 छंग 126, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेकंडों में मतलब देख रहे हैं कि आप मतलब कैसे क्वेश्चन आए और कैसे आप इनकी अप्रोच करने की क्या रणनीति होती है और कैसे आप जल्दी से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये हमारा 126 क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे चलें फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि हरिता एक स्वचालित सीढ़ी के शीर्ष पर 10 सेकंड में 30 कदम चढ़कर पहुंच गई। यदि स्वचालित सीढ़ी में कदमों की कुल संख्या कितनी है 50 है, तो स्वचालित सीढ़ी की गति क्या है। देखो वैसे आप समझ सकते हो, कोई सीढ़ी है और सीढ़ी पर हरिता क्या है कि 50 सीढ़ी, उस सीढ़ी में कितने कदम बनाए गए हैं 50। अब 50 कदम बनाए गए हैं तो उसने क्या करा, वो 30 सीढ़ी चढ़ी और उसने क्या कर दिया, वो 10 सेकंड में पहुंच गई 30 सीढ़ी को, यानी कि उसने कितने कदम छोड़ दिए 20 कदम छोड़ दिए। 20 कदम छोड़ दिए यहाँ से। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे भाई हरिता द्वारा, यानी कि उसकी स्वचालित चाल निकालनी हमें। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को आराम से एकदम कर सकते हैं, देखते ही बिना पेन चलाए आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। स्वचालित सीढ़ी यानी कि हमें निकालनी है स्वचालित सीढ़ी की गति, स्वचालित सीढ़ी की गति, सीढ़ी की गति इक्वल सीढ़ी के कदमों की, यानी कि सीढ़ी में कितने कुल संख्या कितनी है, सीढ़ी के कदमों की संख्या 50, सीढ़ी के कदमों की संख्या, सीढ़ी के कदमों की संख्या, कदमों की संख्या माइनस हरिता के कदमों की संख्या, कदमों की संख्या, कदमों की संख्या और बटे कितना समय लिया है उसने 10 सेकंड का। तो 50 माइनस 30 बटे 10 तो कितना आ जाएगा 20 बटे 10। अब 20 बटे 10 यानी कि 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20 कितना आ जाएगा भाई 2 सेकंड, 2 कदम पर सेकंड, यानी कि जो उसकी स्वचालित चाल हो गई सीढ़ी की, स्वचालित सीढ़ी की जो गति होगी कितनी हो गई 2 सेकंड पर कदम हो गई भाई। तो इसमें भाई 6 कदम पर सेकंड, इसमें कोई ऑप्शन है 2 सेकंड, यानी कि इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं भी ऐसा, या तो इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई भी है ना, या तो इसमें 6 कदम पर सेकंड, 6 कदम पर सेकंड और 6 कदम, यानी कि सारे ऑप्शन क्या है भाई इसमें एक से रख दिए, 4 ऑप्शन एक से छाप दिए 6 कदम पर सेकंड, यानी कि कोई इसमें क्या करा है टाइप राइटर भी थोड़ी मिस्टेक कर दी है, मतलब इसमें सभी ऑप्शन क्या रख दिए एक से रख दिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई सही आंसर है इसका 2 कदम पर सेकंड। तो इसे थोड़ा सही से कर लेंगे भाई, ये थोड़ा उससे क्या हो गया भाई टाइपिंग मास्टर क्या हो गई है एरर हो गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा, यानी कि हम ऑप्शन जो आंसर आएगा इसका आएगा 2 कदम पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं भाई फिर, यानी कि सब ऑप्शन भाई क्या रख दिया भाई 1 से हो गए, चारों को 4 1 से रख गए। एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता तो उसकी विज्ञप्ति कीमत क्या है। देखो विज्ञप्ति कीमत है जो उस पर छपा रेट होता है,
लिखित मूल्य है, जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। विज्ञप्ति कीमत हम निकाल लिए। अब मुझे बताओ यहाँ से विज्ञप्ति कीमत पे 20% की छूट देता है। जब भी विज्ञप्ति कीमत होती है कुछ भी और उस पर से छूट दी जाती है तो छूट हमेशा उससे विक्रय मूल्य निकलता है। क्या निकलता है? विक्रय मूल्य। मैंने जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाया उसकी प्रॉफिट लॉस में फुल डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आपको अंकित मूल्य पर छूट मिलेगी, लिखित यानी कि लिखित मूल्य पर या विज्ञप्ति मूल्य पर जो भी है उस पर छूट मिलेगी तो आप वहाँ से क्या निकालेंगे? छूट पर जब भी वो निकलेगा विक्रय मूल्य निकलता है। तो मैं मान के चलूँ, माना यदि मैं विज्ञप्ति मूल्य को या लिखित मूल्य को या अंकित मूल्य को 100 मान लेता हूँ, माना विज्ञप्ति मूल्य है, विज्ञप्ति मूल्य को कितना मान लिया हमने? मान लिया 100 रुपये। 100, यदि यह विज्ञप्ति मूल्य 100 है तो 20% की छूट देने पर तो इसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना निकलेगा भाई? इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, अगर 100 रुपये में क्या कराया भाई, 100 रुपये उसका लिखित मूल्य, 20% की छूट दे दी। 20% की छूट देने के बाद भाई 100 पे जब 20% की छूट निकालेंगे तो इस पर एसपी कितना निकलेगा? 80 रुपये। 80 रुपये निकलेगा। फिर भी 10% का लाभ कमाता है। अब भाई 10% का लाभ हमें निकालना है, यानी कि 10% की जो कीमत दे रखी है भाई, एक तरीके से और आप आसानी से कह सकता है इसे कि 10% की एक तरीके से, और भाई इससे ना कर करके मैं और आसान तरीका बताता हूँ आपको, ऐसे ना कर करके आप इसे ना करके ऐसे करके भी कर सकते हैं। मान लो देखो भाई, यदि वो फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है, 20% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है तो 56 रुपये का लाभ होता है। यानी कि अब मुझे दे रखा है कि यहाँ से 10% ये दे रखा है, ये प्रॉफिट है ये हमारा, और ये दे रखा है भाई 56 रुपये के, जो लाभ दे रखा है वो 56 रुपये के बराबर दे रखा है। यहाँ से लाभ 56 रुपये के बराबर दे रखा है। तो जब 10% की वैल्यू 56 रुपये है, यदि मैं देखो यहाँ से, अब मैं क्या मान लूँ, यहाँ से सीपी को मान के चलूँ, जो क्रय मूल्य है, सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसे यदि मैं मान के चलूँ कि 100 रुपये है, मेरे पास जो सीपी है वो 100 रुपये है, ठीक है, और 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? यहाँ से 56। अब 100 पे 10% निकालेंगे कितना आएगा भाई? इतने आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, 10 की वैल्यू इतनी, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से निकालेंगे 560। कितनी हो जाएगी भाई? 560 रुपये। अब 560 रुपये है तो अब इसे क्या होता है भाई? 56 रुपये का लाभ मिलता है। ये तो आ गया क्या हमारा? सीपी निकल के। क्या आ गया भाई यहाँ से? सीपी। जब सीपी आ गया तो एसपी कितना निकल जाएगा भाई? एसपी हो जाएगा कितना? कैसे निकालते हैं? यानी कि भाई सीपी और प्लस प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 56 रुपये का। 56 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हो जाएगा? देखो 6 और 5 11 का 1 और 616 रुपये। यानी कि जो एसपी निकल के आया हमारा वो 616 रुपये है। अब जब 616 रुपये है तो आप 616 रुपये पर क्या निकाल देना भाई? हमें एमपी यानी कि विज्ञप्ति मूल्य। विज्ञप्ति मूल्य यानी कि कैसे निकालते हैं? 616 एसपी गुणा कितने % की छूट हुई है? 20% की। तो 100 बटे कितना? 80। 100 बटे 80, 1 0 से 1 0 कट करेंगे, 8 से कट कर लो भाई इसे, कितना हो जाएगा? देखो 8 से कट करो तो 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56, इतना बनेगा। 56 और कितना बच जाएगा भाई यहाँ से? 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और कितना बचा यहाँ से तुम्हारा? 5 और 8 सत्ते 56, तो कितना आ गया भाई? 770 रुपये। 770, ये क्या आ गया तुम्हारा? विज्ञप्ति मूल्य। इसे बोलते हैं विज्ञप्ति मूल्य। अंकित मूल्य क्या बोलते हैं? विज्ञप्ति मूल्य। मतलब इस बेस से अगर मैं करूँ इसे तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कि इसका जो रेट आ गया कितना आ गया भाई? 770। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? वन आंसर हो जाएगा। देखो दोबारा बता दूं, यदि सीपी को आप 100 मानते हो या 100% मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 10% पे 100 पे वैल्यू वही आएगी। तो इसलिए 10% की वैल्यू 56 रुपये लाभ बराबर, क्योंकि लाभ मुझे दे रखा है कि 10% का लाभ होता है, 56 रुपये की कॉस्ट के बराबर है। मैंने क्या करा? 100 रुपये की वैल्यू निकाली, 560 रुपये हो गया। तो एसपी यदि 56 रुपये का, उसे सीपी पर क्या करता है? 560 का खरीदता है, 56 रुपये का प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट जब हुआ होगा जब 616 रुपये का उसने क्या करा होगा? उसे बेचा होगा, 56 रुपये प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हुआ तो इस पर निकालेंगे एमपी विज्ञप्ति मूल्य होता है। कैसे निकालते हैं कि 100 अपॉन कितना, जितने % की छूट दी जा रही है उस पर सिर्फ एसपी पर क्या निकालेंगे हम? अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो कितना आ गया हमारा? 770 रुपये आ जाता है। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं भाई फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति कीमत पर 20% की छूट, ये तो भाई करा चुके हैं हम अभी, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 भाई, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन नंबर 6।
एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक में 15% की वृद्धि हुई तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भाई दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका तो हम ये जानते हैं कि परसेंटेज वृद्धि या कमी, परसेंटेज वृद्धि या कमी परसेंट हमें निकालना होता है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इससे हमें जो भी हमें ये दे रखा है कि वर्गाकार जो मैदान की इसकी भुजा दे रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें कितनी भी हो हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, यदि वृद्धि हो रही होगी, यदि वृद्धि होती है तो उस वैल्यू को हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। यदि कमी होती है तो उस वैल्यू को हम किस में लेते हैं, माइनस में। किस में लेते हैं, माइनस में। यदि देखो यहाँ से प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, 15% की वृद्धि हुई है यानी कि प्लस का 15 और प्लस का 15 गुणा 15 यानी कि दोनों भुजा आपस में कैसे भाई, दोनों बराबर भुजाओं में यानी कि बराबर इतनी परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, अपॉन में 100। 15 कितना हो जाएगा, 30 और प्लस 15 में होता है 225, 225 बटे में कितना है, 100। अगर मैं यहाँ से 100 यानी अगर मैं 100 हटाऊँ ये वाले तो ये 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 2.25, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 2 32.25%। ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने परसेंट की क्या होगी, उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी, यानी कि इतने परसेंटेज का परिवर्तन होगा। एक तरीके से तो आंसर ये हो जाता है 32.25, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ज़्यादातर बच्चे भी क्या करते हैं, इसी करते हैं, क्योंकि ये ऐसा सिंपल तरीका है कि आप आसानी से मौखिक इसे कर सकते हैं। ठीक, एक तरीका क्या होता है कि मान लो पहले वर्गाकार की जो भुजा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई, भुजा की घात 2, वर्ग का क्षेत्रफल मैं बता देता हूँ इसे भी आपको। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा भाई, 3600। कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। अब यदि भुजा में 15% की वृद्धि कर दे, अब भुजा पहले भुजा 60 थी, पहले भुजा कितनी दे रखी थी भाई, 60, पहले भुजा 60 दे रखी थी, अब कितनी कर दी गई है, यानी कि 60 में 15% की वृद्धि कर दी, यानी कि 115 बटे कितना, 100। 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा, देखो गुणा कर लेंगे, 6 5 30 की 0 हासिल लगा कितना, 1, और ये फैन चला दियो, 6 5 30 का 0 हासिल लगा कितना, 3, और 6 कम 6, 6 3 9, और 6 कम 6। अब बटे में 10 भी है भाई, कितनी हो गई साइड बढ़ करके, यानी कि 69 हो गई भाई। अब 69 हो गई तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जब इसका एरिया निकालेंगे यहाँ से। अब एरिया कितना हो जाएगा भाई, साइड का स्क्वायर होता है, एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी कि 69 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो भाई इसका 69 का स्क्वायर निकालोगे कितना आ जाएगा, भाई इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, क्या वर्ग निकाल लेंगे। वर्ग कितना आएगा, 9 9 81 का 1 हासिल लगे कितने, 8, 9 छक्का 54, 54 8 कितने हो गए भाई, 62, गुणा 6 9 54 का 4, 6 6 36, और 36 और 5 कितना हो गया अभी, 41। तो ये बन के आता अभी 1 4 और 2 6 7, यानी कि 47 61, कितना बन के आएगा, 47 61। अब देखो यहाँ से कितने परसेंट की, यानी कि इसमें क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 6 और 7 में 6 जाएगा तो 1, और यानी कि 1161 रुपये की, 1161 रुपये की वृद्धि होगी। कैसे निकालते हैं, अगर परसेंटेज में कमी यहाँ प्रॉफिट निकालता है, इधर वाले को रब कर देता हूँ भाई, आंसर इतना ही आने वाला है। मतलब ये थोड़ा क्या है भाई, टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन हो जाता है थोड़ा सा। निकालेंगे तो यानी कि परसेंटेज वृद्धि कमी कैसे निकालते हैं, यदि मुझे परसेंटेज वृद्धि निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1161 का, और बटे कितना आया, कमी निकालने के लिए, वृद्धि निकालने के लिए कम वाला नीचे आता है भाई। ध्यान रखें, अगर आपको वृद्धि निकालनी है तो कम वाला नीचे आएगा, अगर कमी निकालनी है तो क्या आएगा, ज़्यादा वाला नीचे आएगा, और गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कट कर देंगे भाई। अब 36 से इसे कट करोगे तो भी ये एक बन के आएगा लगभग तुम्हारा, देखो 32 पॉइंट, इसे कट करके देख लेंगे, इतना ही आएगा, कितना, 32.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये एक तरीका होता है करने का, ये थोड़ा टाइम टेकन है, और वो क्या है, थोड़ा आसान है, जिससे हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी। ठीक है, आगे चलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 7। तो इसलिए मैं मतलब आपको वो कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप मतलब आपको उस चीज़ से मतलब नहीं, क्योंकि हमें रणनीति ऐसी बनानी, सिर्फ एग्जाम निकालना है। ठीक है, हमें एक्सपर्ट नहीं बनना, मतलब हम ऐसी रणनीति अपनाएं कि
हमारा टाइम जो कम से कम लगे और हमारा क्वेश्चन भी आंसर जो आ जाए हमारा सटीक आ जाए, और जल्दी से जल्दी हम एक क्वेश्चन को करके आगे नए क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। अब देखा भाई, पिता, माँ और एक बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु कितनी है? 38 वर्ष है। 5 साल पहले पिता की उम्र माता की उम्र की 25% अधिक थी और बेटे की आयु के बीच का अंतर कितना भाई? 31। बेटे की आयु के बीच का अंतर, बेटा है भाई, माँ भी होगी, यहाँ से माँ और बेटा होगा, ये रह गया है यहाँ से माँ और बेटा। माँ और बेटे की आयु का अंतर कितना है भाई? 31। और यदि बेटे और पिता की आयु के बीच का अंतर कितना है? क्योंकि माँ होगी पहले, बाद में पिता दिया है, तो आयु का अंतर कितना? 41 है। तो पिता की वर्तमान आयु हमें निकालनी है यहाँ से। तो भाई पहले क्या दे रखा है? फादर प्लस मदर और प्लस सन, तीनों की जो औसत आयु निकल के आती है कितनी है? 38 वर्ष है। और 3 से गुणा करेंगे, 3 × 24 का 4 हासिल लगे कितने? 2, 3 × 9, 3 × 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 × 9 तो कितना हो गया? 11, 114। 5 साल पहले पिता की उम्र माता की आयु की 25% अधिक थी। देखो 5 साल पहले पिता की आयु, तो 5 साल पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी? जो फादर की आयु है कितनी हो जाएगी भाई? 5 साल पहले चले जाओ, यानी कि फादर माइनस एफ, यानी कि इसमें 5 क्या करेंगे हम? घटाएंगे भाई, बराबर। तुमसे कहता है कि मान लो तुम्हारी इस साल 20 उम्र है और तुमसे कहता है कि 5 साल पहले कितनी होगी भाई? तो बता सकते हो कितनी? 15 साल। तो कैसे पता? घटा करके। ऐसे ही फादर की उम्र एफ मैंने लिखा है पहले, तो इसकी कितनी हो जाएगी? f-5 बराबर 5 साल पहले माता की उम्र कितनी होगी? यानी कि m-5। अब इसका कितना परसेंट अधिक है? 25%, यानी कि 25% अधिक का मतलब 125/100, 100 में ऐड कर देंगे। 25 × 5 = 125, 25 × 100, तिरछी गुणा करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 4f-20 बराबर ये कितना हो जाएगा? 5m-25। यहाँ से हम निकालेंगे कि देखो यहाँ से 4f माइनस का जल्दी आएंगे 5m, थोड़ा बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है ये वाला। अब उधर ले जाएंगे तो हमारे कितना बनेगा? देखो माइनस के 5, 25 और उधर 20 का हो जाएगा, यानी कि माइनस का कितना बचेगा? 5। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे भैया, सब इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी यहाँ से। ये क्वेश्चन होते हैं कि थोड़ा समय लेते हैं भाई, ठीक है। मतलब और क्वेश्चन जो सेकंडों में हो पाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा सेकंड ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को और कोई तरीका नहीं है करने का जिससे आप शॉर्ट से आसानी से कर सकें। मैं बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं मतलब जिसे आप आसानी से सेकंडों में निकाल लोगे एज आयु के, पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐसा नहीं है। अब क्या करेंगे? अभी आगे दिया है कि माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर कितना है? मदर और सन दोनों की आयु बीच का अंतर कितना है? 31 दे रखा है। और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से, और पिता, फादर और बेटे ना, बेटे और फादर के बीच का अंतर दे रखा है। तो फादर बड़े होंगे यार, सिंपल सी बात है। फादर माइनस इनके बेटे की आयु का अंतर कितना दे रखा है भाई? ये दे रखा है भाई हमें कितना? 41। इनका डिफरेंस कितना है? 41 का। इनका डिफरेंस 41 का है। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये पहले लिखा है बेटे, इससे कोई मतलब नहीं है कि पिता बड़े होंगे, जब भी तो यानी कि एज किसमें आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ से क्या है? यदि मैं समीकरण 1 और 2 को क्या कर दूँ भाई? घटा दूँ। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या कर दो भाई? घटा दो। समीकरण 2 में से माइनस कर दूँ समीकरण 3 को। समीकरण 2 में समीकरण 3 को माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो माइनस, और ये माइनस माइनस के साइन ये वाले हमारे प्लस हो जाएंगे, और ये वाला ये माइनस, और यहाँ से घटाने पर हम करेंगे तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास कितना? मदर माइनस फादर। अब बराबर कितना बनेगा? बराबर बनेगा 31 में से जब 41 घटाएंगे तो माइनस का कितना? 10। माइनस का 10, या मैं कह सकता हूँ कि फादर माइनस का मदर इक्वल कितना हो गया? 10। मैंने माइनस से क्या कर दिया? माइनस को बैठा दिया। अब मुझे बताओ यहाँ से यदि मैं मदर और फादर को बराबर यहाँ से कर लूँ इक्वेशन नंबर 1 में से, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। यानी कि फादर को अब क्या कर दो भाई? मदर को यहाँ से मैं क्या 5 में गुणा कर लेता हूँ मैं इसमें से। 5 फादर माइनस का 5 मदर बराबर 50। इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 से देखें हम, यहाँ से 4f माइनस का 5 मदर बराबर कितना? 5। और इक्वेशन नंबर कितनी है? ये 1 है। इसे हमने 4 माना है। अब अगर मैं इसे घटा दूँ तो माइनस का साइन ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का घटाने पर। जैसे हम घटाते हैं तो मदर से मदर कैंसिल हो जाएगी भाई। 4 5 में 4 जाएगा तो एक फादर यानी कि फादर बचेंगे, और इक्वल 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 45। जो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 29 फरवरी
29 फरवरी 2000 को तक मंगलवार था। 29 फरवरी 2000 कैसा है, एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है तो 29 फरवरी को शताब्दी वर्ष में या लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 की होती है। तो 29 फरवरी का दिन तो मंगलवार है। इस शताब्दी में कितनी बार 29 फरवरी के दिन मंगलवार होगा? इस शताब्दी में जो 2000 की शताब्दी है, शताब्दी जो होती है वो 100 साल की होती है, यानी कि 100 साल में क्या आती है शताब्दी। तो 100 साल में हम बात करें तो प्रथम 100 वर्ष में जो लीप वर्ष होते हैं वो 24 होते हैं भाई। प्रथम 100 वर्ष में जो शताब्दी होती है वो 100 वर्ष की होती है। प्रथम 100 वर्षों में शताब्दी या लीप ईयर, लीप वर्ष 100 वर्षों में, यानी कि एक शताब्दी में लीप वर्ष होते हैं कितने भाई? 24। अब 24 लीप वर्ष होते हैं यहाँ से, तो मंगल कितनी बार होगा इसमें? तो 24 को रिमाइंडर कर, क्योंकि दिन जो बदलता है 7वें दिन, ठीक है, तो यानी कि 7 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे, तो ये रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा? रिमाइंडर बचता है कितना? 3। रिमाइंडर 3 बचेगा। तो मंगल कितनी बार आएगा भाई? शताब्दी में मंगल आएगा 3 बार। मंगलवार जो मंगलवार आएगा वो कितनी बार आएगा भाई? 3 बार आएगा। एक शताब्दी में जो 2000 एक शताब्दी दे रखी है उसमें 29 फरवरी को मंगलवार है, तो मंगलवार उस शताब्दी में कितनी बार पड़ेगा भाई? 3 बार आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, अगर बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था, बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो दिए गए विकल्पों में से सोमवार कौन सा दिन होगा भाई? सोमवार कौन सा होगा देख लेते हैं। बीता दिन, आज से पहले बीता दिन ये, और बीते दिन से पहले का दिन ये। बीते दिन से पहले का दिन कितना है? शुक्रवार। और फिर उससे आगे शनिवार। अब शनिवार आज क्या होगा भाई? आज होगा क्या? रविवार। आज रविवार होगा। अब सोमवार कब आएगा? यानी कि कल, आने वाले कल। ये क्या हो जाएगा भाई? आने वाले कल क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। सोमवार होगा आने वाले कल। अब तो यहाँ से क्या दिया भाई? कल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाता है। यानी कि कल क्या होगा? आज रविवार है तो कल हो जाएगा सोमवार, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। आगे चलें भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। नैना और कल्पना एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि अकेले नैना इसे 12 दिन में कर सकती है। तो कल्पना कितने दिन में अकेले इस काम को करेगी, ये हमसे पूछा गया है। नैना और कल्पना दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करती हैं। अकेली नैना उस काम को कितने दिन में करती है? 12 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60। 10 चंग 60। दोनों की जब एक साथ कार्य करने की क्षमता कितनी आई? इफिशियंसी 6। और ये कितनी आ जाएगी यहाँ से? 12 पंजे 60। अब नैना की जो नैना एक दिन में 5 काम करती है, नैना और कल्पना मिलकर एक दिन में 6 काम करती हैं, तो कल्पना की जो इफिशियंसी हुई वो कितनी हुई? 1 होगी। कितनी होगी? 1। यानी कि कल्पना एक दिन में एक काम कर सकती है। जब कल्पना एक दिन में एक काम कर सकती है तो 60 दिन में कितना काम करेगी भी कल्पना? 60/1। एक दिन में एक काम को तो 60 दिन में 60 ही काम करेगी, यानी कि उसे कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। तो 60 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मौखिक भी आप कर सकते थे। ठीक है, आगे चलें भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, राजेश ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपये उधार लिए और 2 साल के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते ही मौखिक इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से बताया है। मुझे बताओ कि अगर धनराशि भी 10% दे रखी, 10% की प्रतिवर्ष की ब्याज पर और 100 रुपये की धनराशि की बात कर रहा है, तो यहाँ से क्या करें भी? बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है कि यदि 10% की आप फ्रैक्शन तोड़ लें, एक तरीका तो ये होता है कि 10 फ्रैक्शन तोड़ी 1/10। यदि आपको 10 रुपये की धनराशि पर 1 रुपये का ब्याज मिलता है CI,
₹1 का ब्याज मिलता है तो धनराशि कितनी हो जाएगी बाद में, जो ये P है वो अमाउंट कितना जाके बन जाएगा 11। एक साल में इतना, तो अगले फिर 10, एक साल में फिर 10 से 11, यानी कि ₹100 की धनराशि कितनी हो गई, 121 हो गई भाई। ये तुमसे पूछा गया था कि 10% की दर पे 2 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है कि भीतरी व्यास 4 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाले एक बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवार पर 0.25 मीटर मोटाई वाली रोडी की कोटिंग के साथ कवर किया जाना है और ₹900 प्रति घन मीटर की दर पर आवश्यक रोडी की अनुमानित लागत निकालनी है। यानी कि जो भी उसके अंदर कोटिंग लगाई जाती है, जो रोडी लगती है, उसकी लागत हमें बतानी है। और जब उसकी एक प्रति घन मीटर की लागत कितनी है भाई, 900 प्रति घन मीटर, यानी कि आयतन निकालेंगे और उसकी गुणा करा देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है। हम बात करें भाई, कोई क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर यानी कि बेलनाकार एक कुआं बना हुआ है, कुआं। तो ये अंदर का भाग होगा जो कोटिंग लगाई गई है भाई, और ये एक इसके बाहरी कुआं है, यहाँ से एक, ये हमने क्या बना लिया, एक कुआं, बेलनाकार एक कुआं बना दिया भाई। अब इसका जो ब्याज दे रखा है भाई, यहाँ से इसका जो ब्याज दे रखा है, जो कुएं का ब्याज है वो कितना दे रखा है, जो कुएं का ब्याज दे रखा है वो हमें दे रखा है 4 मीटर। तो भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 2, त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। अब त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगी तो अंदर वाले की जब कोटिंग जो लगाई गई है, अंदर वाले की त्रिज्या देखो, ध्यान रखो, अगर यहाँ से अगर हम बात करें, इसका ब्याज दर का अभी कितना 4 मीटर, तो इसे हम लिखेंगे कैपिटल R लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल R लिखेंगे, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ब्याज की आधी होती है, यानी कि कितनी आ जाएगी 2 मीटर। 2 मीटर आ गई। और ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई, 7 मीटर। ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर दे रखी है भाई, मीटर 7 मीटर उसकी ऊंचाई दे रखी है भाई, टोटल 7 मीटर। 7 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो 7 मीटर ऊंचाई हो गई। अब यहाँ से क्या, तो बेलनाकार कुएं का बाहरी, जब बाहर से जो बेलनाकार कुआं बना हुआ है, पहले उसका आयतन निकाल लेंगे, बेलन का आयतन, यानी कि बेलनाकार कुएं का आयतन निकालेंगे भाई। बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H होता है। पाई R की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर और गुणा 7, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 पाई। ये आ गया क्या भाई, बाहर वाला जो कुआं बना हुआ है एक बेलनाकार, उसका क्या निकल के आ जाता है, आयतन, यानी कि कितना आ गया 28 पाई घन मीटर। घन मीटर या मीटर की क्यूब, घन मीटर, ये आ गया इसका बेलनाकार कुआं। अब यहाँ से इसमें 0.25 मीटर की कोटिंग लगाई गई है, रोडी 0.25 मीटर की कोटिंग लगाई हुई है। अब जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी घट करके कितनी हो जाएगी भाई, पहले कितनी थी 2, अब घट कर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.75, कितनी हो जाएगी 0.5 कम हो जाएगा, यानी कि जो R बनेगा, छोटा वाला R मान लेते हैं, ये 2 माइनस 0.25 क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 1.75 मीटर। त्रिज्या कितनी हो गई 1.75। अब इसका अंदर वाले का निकाल लेंगे, ये हो गया भाई बाहरी का, जो बाहर से बना हुआ था, अंदर का यानी कि अंदर वाले का निकाल लेंगे। अंदर जो कोटिंग लगाई गई है इसका आयतन निकाल लेंगे भाई, इसका आयतन निकालेंगे, कितना हो जाएगा इसका आयतन, आयतन का फॉर्मूला वही होता है पाई R स्क्वायर H, तो पाई गुणा 1.75 स्क्वायर गुणा H की, H तो हमारा सेम है, यानी कि H क्या भाई 7 है यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा निकल करके, पाई गुणा भाई, इसका जब यहाँ से स्क्वायर करेंगे देखो कितना बनेगा, ये आएगा हमारे पास बन करके भाई 5, ये आ जाएगा हमारे पास 5 पंजे 25, यानी कि 25 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 17 ठीक कितना बनेगा भाई 136, 17 18 18 सत्ते 126 का 6 यहाँ से लगे कितने 12, और 18 कम 18 18 और 12 कितना हो जाएगा 0,
2 और 2 1 3 यानी कि 306 बनेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा अभी 3 दशमलव कुछ आ जाएगा या इसका वर्ग आ जाएगा अभी कितना 3.0625 और गुणा 7 कितना आ गया भाई, इसका वर्ग आ जाएगा 3.0625। इसका वर्ग करना आसान है, जिसके पीछे 5 लगा होता है तो 25 पीछे लिख लो और 17 बचा है, 17 से बड़ी एक संख्या 18 होगी, 18 की इसमें गुणा कर लें, इनकी गुणा निकल के आ जाएगी। अब भाई 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये लगभग बनेगा भाई, लगभग मैं लिख देता हूँ यहाँ से 21.7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल लगा 1 7 6 42 1 43, यानी कि लगभग ये बनेगा 21.43 पाई, 21.43 पाई ये आ गया घन मीटर। अंदर वाले का भी निकाल लिया हमने, बाहर वाले का भी निकाला, दोनों का क्या करेंगे माइनस करेंगे, जो भी दोनों का निकल के आएगा, क्योंकि इसने पूछा है कि आवश्यक जो प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोडी की जो लागत लगती है वो 900 रुपये है, तो तुम क्या करोगे बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करोगे और माइनस करने के बाद उसकी गुणा करा दोगे 900 से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई थोड़ा क्या है, क्वेश्चन अगर कराने में इतना समय लग रहा है, मतलब ये सब बताने में, अगर आप अपने आप करोगे तो ये बहुत अच्छा, मतलब जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। थोड़ा ये तो कह सकते हो कि थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है, पर है आसान, मतलब आसान तुम आराम से बना सकते हो, इतनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर ऐसे नहीं बताऊँगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, अगर आप जल्दी से करते हैं, अगर समझ में आ जाता है तो आप जल्दी से इसे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे भाई, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 900 से। तो मैं इस वाले को रब कर देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसका। तो इस वाले को मैं रब कर देता हूँ भाई। अब यहाँ से हमें निकालनी है भाई आप रोडी की लागत, तो रोडी का पहले तो इसका आयतन निकाल लेंगे भाई, इसका आयतन निकालेंगे, जो आवश्यक कोटिंग का आयतन निकालेंगे। यहाँ से कोटिंग का आयतन कितना होगा, देखो 28 पाई माइनस 21.43 पाई, इसमें से माइनस करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, देखो 7, और यहाँ फिर हमारे कितना बचेगा, फिर 9 बचेगा भाई, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा 8 7 बचेगा, 7 में से जाएगा 6, तो कितना बच गया भाई 6.57 लगभग बन गया हमारा, 6.57 पाई। अब इसके क्या करानी है, इसकी लागत हमें निकालनी है, लागत। यदि हमें इसकी लागत निकालनी है, लागत निकालेंगे यहाँ से, तो 6.57 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 लगा सकते हो या 3.14 लगा सकते हो, और गुणा 900, क्योंकि प्रति घन मीटर की बात कर रहा है वो। यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो लगभग इसे हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 7 9 63, और 2 बचेगा यहाँ से, तो 27 7 दूनी 14 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 या 21 7 चौक 28, लगभग 4 बार हम कैंसिल कर लेते हैं वैसे। तो ये कितना बन के आ जाएगा, देखो 2 चौक 8 कितना बनेगा, 2 चौक 8 और 2 9 18 और 1 19 198 8 9 1, ये बन के आएगा भाई 8 7 9 और 1 10 11 का 1 और 1 और 1 2, यहाँ से इतना बन के आ जाएगा। दशमलव भी हमारा लगा हुआ था, यानी कि 2 जीरो से हमने कैंसिल कर दिए भाई ये वाले, ठीक है। तो यहाँ दशमलव यहाँ से हट जाएगा, 2178 बनेगा भी। यहाँ से हमारा 9 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, 2178 गुणा 9, 9 8 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 7 63 63 7 70 का 0 हासिल लगे 7, 9 कम 9 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19 602 आया लगभग। तो भाई इसके यानी कि लगभग ये 19 के लगभग है, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से अगर इसकी यहाँ से शायद इसकी वैल्यू 3.14 लगाओ तो इसकी वैल्यू शायद यहाँ से लगाएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन और कम हो सकती है, यानी कि लगभग जो आएगा ये 1900 के करीब आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाता है। यानी कि मैंने इसे लगभग में काटा, लगभग में काटने के बाद लगभग 1900 के लगभग बना है, और 1900 के लगभग बना है, तो यहाँ से जो 1900 के लगभग देखेंगे कि 1900 के लगभग हमारा कौन सा ऑप्शन है लगभग में अप्रोक्सीमेट, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो 18,562 ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है। आगे चलें भाई,
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है भाई, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम को एक वही संख्या प्राप्त होती है। यदि संख्या के, मान लो वह संख्या कितनी है, x है, वह संख्या x है और इसमें 60% को जोड़ा जाए, 60% का मतलब 60/100 प्लस कितने को जोड़ा जाए, 120 को, बराबर वही संख्या प्राप्त होती है, x ही प्राप्त हो जाता है यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3/5, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस का 3/5, x बराबर कितना, 120, यानी कि 2x इक्वल 120 गुणा 5, 60 दूनी 120, तो संख्या कितनी है आगे भी, 300, संख्या निकल के आगे कितनी, 300, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलें भाई, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है 2445 का 184% माइनस 2600 का 172% प्लस 2075 का 84% बराबर है। देखो भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, यहाँ से थोड़ा ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन गुणा कर सकें और इसका आंसर निकाल सकें। इसके कोई शॉर्ट तरीका नहीं है भी, ठीक है, आराम से, मतलब इसकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। 2445 का 184/100 माइनस 2600 का 172% और प्लस 2075 गुणा 84/100, इतना। भाई देखें तो यहाँ से फिर क्या करें, सब में 100 बटे में 100 है, तो यहाँ से क्या करें भाई, इसकी गुणा कर लें, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो लगभग कितना आ जाएगा, देखो थोड़ा लेंथी है भाई, यहाँ से थोड़ा आसान बना लेते हैं। देखो हम 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 हो गया भाई, 0 बनेगा, 5 दूनी 10, 20 पंजे 100 और 5 चौक 20, 4 बचा यहाँ से 44 हो गया, 5 अट्टे 40, 5 नम 45, और भी कैंसिल हो सकता है भाई, 2 ही कम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, इतना आ जाएगा अभी। अब इसकी गुणा करा लो भाई, यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट कर दिए, इसे भी थोड़ा आसान बना लेंगे। 5 दूनी 10, 5 ही कम 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 ही कम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, अभी 5 से और कट हो सकता है अभी, 5 चौक 20 और 5 अट्टे 40 और 5 तिया 15 और 4 दूनी 8 और 4 ही कम 4, इतना आ गया भाई। सबकी गुणा करेंगे कितना बनेगा, देखो भाई, इसकी 4 8 9 की 92 से हम गुणा कराएंगे 92 से, तो 2 नम 18 का 8 हासिल लगा, 1 2 अट्टे 16, 1 17 हासिल का, और 2 चौक 8 और 1 9, 9 नम 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 अट्टे 72, 72 8 80 का 0 हासिल लगे 8, 9 चौक 36, 36 और 8 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 14 44, 36 8 कितना हो गया 44, तो 8 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 9 यानी कि 44 988, 44 988 इतना बना भाई, 44 988। अब देखो 10 भी यहाँ लगाओ तो एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ माइनस का 26 की इसमें गुणा कराएंगे भाई, कितना बनेगा, 172 की गुणा 26 में कराएंगे तो ये बनेगा 6 दूनी 12 का 2 और 7 चंग 42, 43 का 3, 6 कम 6 और 43 का 3 हासिल लगे 4 थे भाई, 6 और 4 कितना हो गया 10 गुणा 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34, यानी कि 2 7 4 और 4 44 72 बचा भाई, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा प्लस का, इसकी गुणा कराएंगे 21 63 का 3 हासिल लगे कितने 6, 21 अट्टे 168, 168 जोड़ेंगे भी इसमें, 8 से 14 का 4 174 इतना हो जाएगा भाई। अब यहाँ से जोड़ें भी, इस वाले को माइनस कर लें, देखो इस वाले को और माइनस करेंगे, इस वाले को पहले से जोड़ लें, इसे इसमें जोड़ेंगे हम 44 988 यानी कि दशमलव लगा हुआ है, और यहाँ से 1743
तो 0.8 ये 0 है भाई, 0.8 यहाँ से आ जाएगा हमारा 8 3 11 का 1 और 9 और 4 13 14 का 4 हासिल लगा 1 7 4 11 12 4 1 5 1 6 देखो 8 ऐसी रहेगा 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1 9 और 4 13 14 का 4 हासिल लगा 1 7 4 11 12 का 2 और 4 1 5 और 1 6। तो ये आ गया भाई हमारा 62 41.8। 62 41 में से 44 72 घटाएंगे भाई, 44 72 घटाएंगे यहाँ से तो कितना बनेगा 0.8, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बचा और यहाँ से कितना बचा भाई 3 और 3 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 6 और यहाँ से 11 11 में से 7 जाएगा तो 4 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ से 5 यानी कि 17 69 ये निकल के आएगा भाई हमारे पास 1769.8 1769.8। अब 1769.8 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो देखो भाई क्या था इसमें, थोड़ी कैलकुलेशन सवाल था, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। यदि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाता है। आगे चलें भाई, देखो टाइम टेकन क्वेश्चन है क्योंकि ये क्या है भाई कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। अब इसमें दे रखा है कि किस अनुपात में शुद्ध शराब में पानी को जोड़ा जाना चाहिए ताकि 80% शराब घोल बन जाए। 80% शराब क्या बन जाए अभी घोल बन जाए। मान लो मिक्सर तुम्हारा 100 दे रखा है अभी, हम मान के चल रहे हैं, माना मिक्सर को मान लो टोटल मिक्सर जो मिक्सर है उसे माना हमने कितना 100। अब 100 में मिक्सर माना है तो वाइन कितनी हो जाएगी, शराब कितनी हो जाएगी भाई वाइन। अब वाइन कितनी हो जाएगी 100 का 80% निकालोगे, 100 का कितना 80%, 80% तो 80 होगा भाई, वाइन कितनी होगी 80। तो वाटर कितना होगा भाई, जो वाटर होगा जब टोटल कितना है 100 तो वाटर कितना होगा 20। अब इनका रेशियो निकालना है, यानी कि रेशियो निकालना है वाटर रेशियो वाइन, वाटर रेशियो वाइन का रेशियो निकालना है तो कितना हो जाएगा 20 रेशियो 80 तो कितना हो जाएगा 20 कम 20 20 चौक 80 रेशियो आ जाएगा 1:4 1:4। बिल्कुल मौखिक आंसर था, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। ये मैं करने में ऐसे बताया नहीं, आप मौखिक आंसर इसका मार के चले जाएंगे 1:4। जब एक 20% है तो दूसरा 20%, एक 80 है तो दूसरा 20% बचा होगा। अब 20% का जब रेशियो निकालोगे 20 चौक 80 1:4 आप देखते ही आंसर कर देते हैं इसका, ठीक है। आगे चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया रखा है कि एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता तो उसका लाभ परसेंट क्या होता है। यदि 95% पर बेचता है यानी कि अंकित मूल्य जो बेच रहा है वो विक्रय मूल्य बना ले तो अब उसका लाभ जो होगा कितना आता है। यहाँ से हम मान के चलें भी, सिंपल करने का तरीका क्या है, यदि मैं मान लो CP को मैं मान के चलूँ, CP मान लो 100 है, CP को मैंने 100 रुपये माना। यदि 10% अभी क्या हो जाता है भी 10% का नुकसान हो जाता है जब, तो SP कितना हो जाएगा भाई 10% का नुकसान हो जाएगा तो SP कितना होगा 90। 10% नुकसान जब तो होगा जब SP क्या होगा 90, CP कितना होगा 100। अब यहाँ से अंकित मूल्य कितना बनेगा MP कितना बन जाएगा अभी यहाँ से 70% की कीमत पर बिक्री करके व्यापारी जो अंकित मूल्य हो जाएगा यहाँ से तो हो जाएगा 90 गुणा 100/70% की कीमत पर बटे 70%, 70 एक 0 से 1 0 कितना आ जाएगा भाई 900/7, कितना आ जाएगा 900/7 इतना आ गया भाई, अंकित मूल्य इतना आया। अब ये कह रहा है कि अगर SP इतना ना हो, अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, अंकित मूल्य के 95% पर बेचा जाए तो SP नया SP यानी कि न्यू SP कितना आ जाएगा, न्यू SP आ जाएगा कितना 900/7 अंकित मूल्य का कितना 95%, 95/100 तो कितना आ जाएगा भाई 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4 9 9 81 81 और 4 कितना हो गया 85 855/7 कितना हो जाएगा भाई 855/7। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कितना 855/7 प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना होता है SP - CP/CP × 100
ये क्या आ जाता है, प्रॉफिट परसेंट पे पूछा है हमसे, तो यहाँ से निकालेंगे भी एस पी कितना है 855 बटे 7 माइनस का सी पी कितना है 100 और बटे 100 गुणा 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा देखो 855 में से 700 एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा भाई, कितना 155 और बटे कितना 7, तो लगभग कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 लगभग 22%, कितना आ गया भाई 22%, यानी कि 22%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, यदि सीपी पर अंकित मूल्य के 75% पर बेचा जा रहा है तो कोई भी पदार्थ और लाभ कितने का मिलेगा 22% का मिल जाता है। ठीक है, आगे चलें भाई। तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि राम जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है उसने चेन्नई बाढ़ राहत के लिए कुछ धन एकत्रित किया। राम द्वारा अपने दोस्तों में डॉलर में एकत्र की गई राशि निम्नलिखित है। राम ने जो डॉलर में जो मात्रा जो धनराशि इकट्ठी करी है किस में करी है, डॉलर में करी है। तो राम द्वारा एकत्रित डॉलर का मध्यमान निकाला है। मध्यमान को ही एवरेज बोलते हैं। कैसे करके, पहले कर तो वे दोस्तों की संख्या ही निकाल लेंगे, यानी कि उस दोस्त टोटल दोस्त यानी कि कुल दोस्त निकाल लेंगे यहाँ से। कुल दोस्तों का नंबर, कुल दोस्त कितने हैं उसके, जो कुल दोस्त हैं वो कितने भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यहाँ से निकालेंगे कितना है देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 कितना 28 दोस्त हैं उसके कितने 28। अब धनराशि कितनी है भाई, अब यहाँ से जो बांट रही है धनराशि कितनी है उसकी, जो उसका धन है वो कितना है 510 54 + 55, चलो आगे पीछे हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 53 + 55 + 511 + 515, देखो देख लेते हैं 510 55 54 53 55 511 और 515 जोड़ लो भाई। जोड़ेंगे देखो 500 और जी 500 1000 1500 1510 और 15 25 25 1 26 26 और 10 36 1536 हो गया 1536। ये कितना बनेगा 55 और 55 110 और ये कितना बन जाएगा देखो 53 54, यानी कि 5 4 3 7 और 5 4 5 10 107। जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 5 और 2 7, यानी कि 1753 बना भाई। कितना बना 1753, जोड़ के इतना आया। हमें निकालना है इसका मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं धनराशि, यानी कि धनराशि कितनी है 1753 बटे कितने दोस्तों के बीच बांटी गई है 28, यहाँ से निकालेंगे। इसी यहाँ से भाग देंगे भी, कितनी भाग चली जाएगी देखो 7 से भाग दे लें, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे भाई 45 हो गया, 7 चंग 42, कितने बचे 3 33 हो गया भाई, 7 पंजे 35 लगभग इतना हो जाएगा। 7 पंजे 35 मैंने कट करा और 4 से कट करेंगे, 4 चंग 24, कितना बचा 2 25 हो गया, 4 चंग 24, लगभग 66 दशमलव कुछ आएगा भाई, 66 दशमलव कुछ। तो 66 दशमलव यहाँ से हमारा कुछ, तो इसमें आया भी लगभग हमारा कितना, ऑप्शन एक तो हमारा 75 है, एक 9 पॉइंट इतना, तो भाई लगभग ये कौन सा आ जाएगा, यानी कि लगभग हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा लगभग। यहाँ से जोड़ के देखेंगे, देखो दोबारा से और कट करेंगे, मतलब मैंने इसे अप्रोक्सीमेट काटा है, ये लगभग 66 के दशमलव के लगभग आया है मैंने। और इसे अगर और कम में, मतलब वैसे अगर आप सही से काटते हैं तो ये क्या आएगी, वैल्यू थोड़ी कम आएगी, और लगभग किसके आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगी किसके, लगभग पहला ऑप्शन, यानी कि पहला जो वाला ऑप्शन जो है 62.60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करने का यही तरीका है, पहले दोस्तों को जोड़ लें, कुल दोस्त, और धनराशि और मध्यमान निकाल लें, दोस्तों की संख्या को और धनराशि को क्या कर दें भी डिवाइड कर दें, ये हो जाता है इसका मध्यमान। ठीक है, आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है भाई, बी एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 की विभाजित 905 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में एक समान शेष देती है। बी के अंकों का गुणनफल क्या होगा? बी के अंकों का गुणनफल हमें निकालना है भाई। समान शेष राशि देती है तो हम मान के चल रहे हैं वह संख्या 6305 - 5। यदि मैं इसमें से 5 यहाँ से वह संख्या क्या हम मान के चल रहे हैं, वह संख्या क्या है भाई 5 है। 5 हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा भाई 600, यानी कि बन जाएगा 6300। और बाद में यदि 4505 इसमें से हम माइनस करेंगे 5 तो कितना बन जाएगा भाई 4500। और 905 में से यदि हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा भाई 900। इसका क्या निकाल लेंगे SCF, मैस है। इसका SCF कितना आ जाएगा भाई SCF 900 आएगा भाई। इसका कितना आएगा 900, SCF 900 आ जाएगा। तो अब पूछा है वह संख्या कितनी आ गई SCF, वही संख्या इसकी जो SCF आएगा वही संख्या होगी जो B पूछी है, यानी कि B सबसे बड़ी ऐसी संख्या होगी जिसे इतने इतने पे विभाजित करने पर हर बार शेष पर कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ से गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछा है तो गुणनफल कैसे निकालोगे? गुणनफल निकाल लो 9 गुणा 0 अंकों का गुणनफल, तो कितना आएगा भाई 0 गुणा करोगे तो 0, तो गुणनफल कितना आ गया यानी कि 0। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि 3 बैंकर्स को 80 केक के नग बनाते हैं। 3 बैंकर्स 80 केक के नग बनाते हैं। वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहले बैंकर ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ अधिक के लिए काम करके 20 नग बनाए। कितने बनाए भाई 3 मिनट से, देखो 3 मिनट से कुछ अधिक काम करके 20 नग बनाए। शेष भाग दूसरे और तीसरे बैंकर द्वारा एक साथ करा गया, दूसरे और तीसरे को मिला करके किया गया और 80 केक के नग बनने के लिए कुल 8 मिनट का समय लगा। कितने का 8 मिनट का समय लगा। अब अगले दिन भोजन उत्सव के लिए केक के 160 नग बनाने के लिए बैंकर को अकेले कितने मिनट लगेंगे? 160 नग बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो मतलब इसकी थ्योरी देखने में बहुत बड़ी है पर क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। पहले बैंकर द्वारा, अब देखो यहाँ से 3 बैंकर कर रहे हैं, 80 नग बना रहे हैं टोटल। अभी इसमें से एक साथ काम करते हुए 20 नग हर मिनट में बनाने के लिए जाने जाते हैं। वो जो बैंकर हैं एक साथ काम करते हैं तो 20 मिनट में कितने नग बना लेते हैं 20, वो 1 मिनट में 20 नग बना लेते हैं। पहले बैंकर काम शुरू करता है और 3 मिनट के कुछ और अधिक काम करके 20 नग बना लेता है। यानी कि पहले बैंकर द्वारा 1 मिनट में कितना काम करेगा भाई द्वारा 1 मिनट में नग। पहला बैंकर जो है बैंकर द्वारा 1 मिनट में कितने नग बनाए जाएंगे, कितने? अगर वो यहाँ से 3 मिनट से कुछ अधिक समय के लिए 20 नग बनाता है तो 1 मिनट में कितने बनाएगा भाई 20/3। अब टोटल, अब यहाँ से कितने नग थे भाई टोटल नग थे, यानी कि शेष नग कितने रह गए? टोटल नग कितने बना रहे हैं भाई 80, वो टोटल 80 नग बनाते हैं तो शेष नग कितने रह गए? जब उसने 20 बना लिए तो कितने रह जाएंगे भाई 80 माइनस का 20 यानी कि 60 नग रह गए भाई। कितने रह गए 60 नग रह गए। अब यहाँ से 60 नग रह गए। अब वो अगर एक साथ करते हैं काम को, और टाइम कितना लग रहा था भाई टोटल 80 नग बनाने में? देखो ये देखो यहाँ से 80 केक के नग बनाने के लिए टोटल 8 मिनट का समय लगा था। तो टाइम कितना रह गया भाई? टोटल टाइम था हमारा जो टोटल टाइम लग रहा था कितना 8 मिनट का। अब टाइम कितना रह गया भाई रिमेनिंग टाइम, जो रिमेनिंग टाइम बचा, कितना बचा यहाँ से 8 - 3 यानी कि कितना 5 मिनट का। अब 5 मिनट में पहला बैंकर कितने नग बनाएगा? 5 मिनट में पहला बैंकर कितने नग बनाएगा भाई पहला बैंकर? अब 1 मिनट में 20/3 बनाया था तो 5 मिनट में कितने बनाएगा भाई 20/3 गुणा 5 यानी कि 20 पंजे 100/3 नग बनाएगा भाई। कितने 100/3।
अब सो पहले 3 मिनट काम हो चुका है, बाद में 5 मिनट, तो टोटल 8 मिनट में, कुल 8 मिनट में नग या मिनट में काम, कुल 8 मिनट में कितना काम करा भी उसने? 20/3 प्लस 100/3 कितना हो जाएगा? 120/3, 3 चौक 12, यानी कि उसने 8 मिनट में 40 नग बनाए भाई। कितने? 8 मिनट में 40। यदि 8 मिनट में 40 नग बनाए तो 1 मिनट में कितने? अब 40 मिनट बनाने में 40 नग बनाने के लिए 40 नग बना रहा कितने? 8 मिनट में। तो 1 नग कितने में बनाएगा भाई? 1 नग बनाएगा 8/40 में, 8/40 में बनाएगा। अब निकालना कितना है? 160। 160 कितने में बनाएगा भाई? 1 0 से 1 0, 4 चौक 16, 8 चौक 32 मिनट में भाई। कितने मिनट में बनाएगा भाई? 32 मिनट में बनाएगा। यदि 1 नग 40 नग 8 मिनट में बनाता है तो 160 कितने में बनाएगा? 32 मिनट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, थ्योरी भी बड़ी थी, मतलब क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के चलना है तो क्वेश्चन आसान है, मतलब हो जाएगा। ठीक है, आगे चले भाई। क्वेश्चन नंबर तो भाई आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी प्रकार इसी सीरीज़ के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।